हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आय भारतीय प्रत्येक अर्थव्यवस्था कोई सी भी हो उसकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का सही आकलन होता है। इस राष्ट्रीय आय को हम राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय लाभांश भी बोलते हैं। अगर हम इसको कह सकते हैं, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो देश की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है और राष्ट्रीय प्रगति कर रही है। अब हम इसमें राष्ट्रीय आय का अर्थ, माप, अवधारणाएं, गणना की कठिनाइयाँ, महत्व आदि सबका अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें राष्ट्रीय की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखेंगे। मार्शल ने जो परिभाषा दी है, मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम तथा पूंजी, मतलब जो भी उसके उत्पादन के साधन होते हैं, वो उसके प्राकृतिक साधनों के साथ एक्टिव होकर प्रति वर्ष जो भी जितना भी उत्पादन करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होता है वही उस देश की राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय लाभांश होता है। अब मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय की गणना में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रीय की गणना प्राय वार्षिक आधार पर की जाती है। फिर इसमें कुल उत्पत्ति में से मशीनों में की टूट फूट, मूल्यह्रास या गिरावट को निकाल देना चाहिए। फिर इसके बाद आती है विदेशी निवेश से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। यद्यपि मार्शल की परिभाषा सरल है, लेकिन फिर भी एक तरह से कठिनाई आती, क्योंकि हम किसी भी उत्पादन को मापना इतना आसान नहीं है। अब हम इसके बाद हम इस पर देखेंगे पीगू ने क्या परिभाषा दी है। पीगू ने जो परिभाषा दी है वह है कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है, मतलब वो कहता है कि जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं और उसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, वही राष्ट्रीय आय है। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है जिनके बदले में द्रव्य चुकाया जाता है, अर्थात जिनको द्रव्य में मापा जा सकता है। अब राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 3 विधियाँ हैं। फर्स्ट है उत्पाद विधि, सेकंड है आय विधि और थर्ड है व्यय विधि। अब इन तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय का माप तो समान ही होगा। उत्पादन विधि से हम जब राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो उत्पाद विधि को हम ओ से डिनोट करते हैं और इससे होने वाली राष्ट्रीय आय को हम सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति जीएनपी कहते हैं। और आय विधि से हम मापते हैं तो उसको हम वाई से डिनोट करते हैं और उससे होने वाली मापने वाली राष्ट्रीय आय को हम सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई कहते हैं। और व्यय विधि को हम ई से डिनोट करते हैं और इससे मापने वाली राष्ट्रीय आय को सकल राष्ट्रीय आय व्यय कहते हैं, जीएनई कहते हैं। ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे के बराबर होती है, तथा ओ इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ई या जीएनपी इक्वल्स टू जीएनआई इक्वल्स टू जीएनई। और ओ वाई ई यहाँ पे उत्पादन, आय और एक्सपेंडिचर के लिए डिनोट होते हैं। अब उत्पादन विधि क्या चीज़ है, सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। उत्पादन विधि से हम एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न जितनी भी फर्में होती हैं, उन फर्मों द्वारा जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन उत्पादन को बाजार मूल्यों को हम जोड़ लेते हैं। अर्थात एक उदाहरण के लिए, क्योंकि हम जैसे अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो गेहूं को हम क्विंटल में मापते हैं, स्टील को किलो में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, कार को संख्या में मापते हैं, पुस्तक को तेल का संख्या में, तेल, दूध आदि चीज़ों को लीटर में मापते हैं। तो हम इनकी संख्या ऐसे इस तरह से तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सबके मापने की इकाई अलग अलग होती है। इसलिए इनका जितना भी बाजार मूल्य होता है ना, उनको हम जोड़ लेते हैं और इन बात की मात्राओं को इनके बाजार मूल्य से जो गुणा कर लेते हैं, फिर जो हमें मिलता है वही हमारी राष्ट्रीय आय है। इस विधि से जब हम प्रत्येक वस्तु के मूल्य को जोड़ते हैं तो इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसकी एक कठिनाई है। अब हम देखते हैं आय विधि। आय विधि क्या है। आय विधि के अनुसार उत्पादन की जो समस्त साधन है ना, उनको जितनी भी आय मिलती है उनका योग राष्ट्रीय आय होती है। उनका योग राष्ट्रीय आय, इसमें 5 तरह की आय को शामिल किया जाता है। वेतन, मजदूरी, सकल व्यापारिक लाभ, पूंजी, उपभोग भत्ता, स्वरोजगार से प्राप्त आय, अनुपूरक आय। अब वेतन तथा मजदूरी होता है, मतलब रोजगार से प्राप्त वेतन तथा मजदूरी की आय इसमें शामिल होती है। मतलब जितने भी लोग रोजगार में लगे हुए हैं और उनको जो वेतन और मजदूरी मिल रहे हैं उसको हम जोड़ देंगे तो इसमें शामिल होएगी। इस वेतन में क्या होता है कि कुल वेतन तथा आयकर, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, अंशदान, ईपीएफ जो होते हैं उनको काट दिया जाता है। फिर सकल व्यापारिक लाभ है, मतलब जितने भी निजी और सरकारी स्वामित्व हैं उनकी आय शामिल होती है, जो बाजार में अपना माल
बेचते हैं। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के व्यापार, अतिरिक्त तथा निजी क्षेत्र के लाभ व लाभांश शामिल होते हैं। फिर थर्ड आता है पूंजी उपभोग भत्ता। यह गिसावट व्यय होता है, एक तरह से डेप्रिसिएशन होता है, जिसे जीएनपी से घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है हम ये इसमें आगे देखेंगे। स्वरोजगार से प्राप्त है। जितने भी लोग हैं जो अपने रोजगार में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, किसान, वकील, व्यापारी, इनकी आय को हम इसमें शामिल करते हैं। फिर अनुपूरक आय, इसमें किराए पर दी गई संपत्तियों से प्राप्त आय को शामिल करते हैं, जैसे मकान, दुकान, फैक्ट्री, भूमि आदि के किराए से प्राप्त आय। अब व्यय विधि, इसे कुल व्यय विधि भी कहते हैं। मतलब एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनको तय करने के लिए जितना भी व्यय होता है उस व्यय को जोड़ दे तो वह कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति होगी। इसमें C+I+G+X- M आता है इसको इक्वेशन। अब सबसे पहले आता है C, निजी उपभोग व्यय। एक वर्ष में देश के लोगों द्वारा टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ उपभोग पर किए जाने वाले समस्त व्यय को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, घी, दूध आदि पर व्यय। टिकाऊ वस्तु जैसे मकान, टीवी, फ्रिज, कार, साइकिल आदि पर व्यय, और सभी प्रकार की सेवाएं जैसे डॉक्टर, वकील आदि पर किए गए व्यय को इसमें शामिल किया जाता है। उसे C से डिनोट किया जाता है। फिर आता है सकल निजी निवेश, इसे I से डिनोट किया जाता है, मतलब एक अर्थव्यवस्था में कितना निवेश हुआ। इसमें जैसे निजी उद्यमी होते हैं उनके द्वारा निवेश, जैसे फैक्ट्रियों पर निर्माण, मशीनरी, साज सामान, आवास निर्माण आदि के निवेश को इसमें जोड़ा जाता है। इस निवेश से देश के पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ऐसे I से डिनोट करते हैं। अब एक मशीन, एक फैक्ट्री है, उसमें टूट फूट और घिसावट भी होएगी, मशीन टूटेगी भी, ख़राब भी होएगी, और नई टेक्निक आएगी तो पुरानी टेक्निक ख़राब भी हो जाएगी। तो इसलिए पूंजी निर्माण का उद्देश्य पूंजी के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि करना है। अब यदि सकल विनियोग प्रतिवर्ष होने वाले मूल्यह्रास के बराबर है, तो मूल्यह्रास की राशि के बराबर है तो पूंजी निर्माण शून्य होगा, और अधिक है तो पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी, और मूल्यह्रास राशि से अधिक होने पर ही अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। अब थर्ड आ जाता है C, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वस्तु एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय। ये जितने भी सरकारें होती है वो कर्मचारी, सेना, पुलिस आदि पर व्यय करती है। दफ्तर का चलाने के लिए स्टेशनरी, फर्नीचर आदि पर व्यय करती है, और प्लस जनता को शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, पर पार्क आदि प्रदान करती है, उन पर होने वाले व्यय को इसमें शामिल किया जाता है। अब शुद्ध निर्यात होता है X-M, मतलब हमने जितना निर्यात किया और जितना आयात किया उन दोनों के डिफरेंस को जो निकालेंगे वो होता है शुद्ध निर्यात। ये भी हम इसमें सकल व्यय में जोड़ा जाता है। और बंद अर्थव्यवस्था है तो उसमें X-M का कोई पॉइंट नहीं होगा, मतलब था उसका शेष विषय से उसका लेन देन नहीं हो रहा है, तो वह ऐसी स्थिति में ओनली C+I+G ही होगा, और तीनों विधियों से ही राष्ट्रीय आय का मूल्य हमेशा समान होगा। अब हम देखेंगे C, इन तीनों में व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन विधि का यूज कहाँ कहाँ होता है। व्यय विधि का योग होता है, उसको हमने शब्दों में जोड़ दिया C+I+G_X-M, ये इसको इस तरह से दिखा दिया। आय विधि में हमारे जो आते हैं मजदूरी, वेतन, स्वरोजगार, किराया, लाभ आदि आते हैं। और उत्पादन विधि में हम क्या क्या लेंगे, कृषि, वन, निर्माण, यातायात, वित्तीय सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य सेवाएं। अब क्या इन तीनों विधियों की आवश्यकता है? हाँ, इन तीनों विधियों की ही से राष्ट्रीय तो समान निकलेगी, लेकिन इन तीनों विधियों की संरचना अलग अलग है, और तीनों विधियों से ही हमारे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति होती है। उत्पादन विधि से हम अर्थव्यवस्था में विभिन्न अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करने वाले उद्योगों की जानकारी मिलती है, जैसे कार उद्योग, कपड़ा उद्योग, बैंकिंग उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा आदि। और व्यय विधि से हमें विभिन्न प्रकार की व्यय मदों की जानकारी होती है, और आय विधि से हमें आय के प्रमुख तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए तीनों विधियों के अलग अलग अध्ययन की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू।